आप लोग प्लीज एक दफा अपने सारे के सारे फ्रेंड से कह दें कि वो जो जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन आ जाएं, ताकि हम फिर उसके बाद क्लास को जो है वो स्टार्ट करें। ओके जी, चलिए जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स आते जाएंगे तो फिर हम उनको जो है वो ज्वाइन कराते चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल, और आई वेलकम यू ऑल आज के हमारे सेशन के अंदर। जो आज का हमारा सेशन या आज का जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर 1 होगा, और ये लेक्चर आपके मिड टर्म के अंदर इंक्लूड नहीं है। मिड टर्म के अंदर आपका जो एरिया इंक्लूड है या जो चैप्टर्स इंक्लूड है वो चैप्टर 7 तक है। ठीक है, चैप्टर 7 तक के अंदर जो जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आपको वो टॉपिक्स कंप्लीट तमाम कॉम्प्रिहेंसिव करने हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव करने का मतलब ये है कि टॉपिक अगर डिटेल्ड है, मिसाल के तौर पे जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में स्ट्रैटेजी का पढ़ा था और हमने ये देखा कि जी स्ट्रैटेजी के अंदर मजीद फर्दर आगे भी मैपिंग हुई है। लाइक पहले में 3 स्ट्रैटेजीज थी, फिर हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर मजीद मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मौजूद थी। तो आपको तमाम की तमाम स्ट्रैटेजीज याद करनी है। आपको तमाम की तमाम स्ट्रैटेजीज के नाम पता होने चाहिए और हर एक स्ट्रैटेजी की क्या बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जितने टॉपिक्स आपके उस टॉपिक के अंदर इंक्लूड हैं वो तमाम के तमाम टॉपिक्स आपको करने हैं, और पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक के अंदर या 2 टॉपिक के अंदर या 2 टॉपिक्स को मिला के या एक टॉपिक को ब्रेक करके किसी भी तरीके से आ सकता है, बट क्वेश्चंस इसी में से आएंगे जो टॉपिक्स आपके पास मौजूद है। इसके अलावा एक्सटर्नल कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आज के चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर, ये जो आज का हमारा डिस्कशन है बेसिक, वो हमारा है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी पढ़ ली, हमने बिजनेस स्ट्रेटेजी पढ़ ली, हमने विजन पढ़ लिया, हमने मिशन पढ़ लिया, हमने बहुत सारे एरियाज में इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किस तरीके से होती है और स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट किस तरीके से होती है। देखिए, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन किसी भी स्ट्रेटेजी की या किसी भी टैक्टिक की वो बड़ी डिफरेंट होती है। वो इम्प्लीमेंट किसी और तरीके से होती है और फॉर्मुलेट किसी और तरीके से होता है। फॉर्मुलेशन करने से पहले व्हाट वी नीड टू डू इज दैट हमें थोड़ा सा एक फ्रेशर लेना होता है या हमें थोड़ा सा एक रिव्यू करना होता है, ताकि हमने जो पिछली तमाम की तमाम चीजें पढ़ी हैं हम उन तमाम की तमाम चीजों को साइमल्टेनियसली साथ साथ लेके चलेंगे। और जब हम साथ साथ लेके चलेंगे तो हमारे लिए एक रिफ्रेशर भी हो जाएगा कि हमें एक फ्रेश अपडेट भी मिल जाएगी दोबारा से, और उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे मूव करके अपने टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सबसे सिग्निफिकेंट एरिया जो इस चैप्टर के अंदर या इस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन में ये है, तो ये है कि फर्स्ट विल डिस्कस कि जी आपकी नीड्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं एमएनसीज के अंदर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में क्या जरूरत है, क्यों जो है वो पॉलिसी को या क्यों स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। जाहिर सी बात है चीजों के बेनिफिट्स होंगे, प्रोसेसेस के बेनिफिट्स होंगे तो वो इम्प्लीमेंट होगी। अगर कोई चीज नॉन बेनिफिशियल है तो उसको इम्प्लीमेंट करना या उसके बारे में डिस्कस करना या उसको फॉर्मुलेट करना ना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है बल्कि वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी है। तो श्योरली देयर मस्ट बी सम बेनिफिट्स, हम बेनिफिट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, हम किस किस अप्रोच से प्लान कर रहे होते हैं, किस किस अप्रोच से हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीनेशनल में, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे
कि आपके पास जितने इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, जो आपकी ग्लोबल इंटीग्रेशन है वो क्या है, नेशनल रिस्पॉन्सिवनेस हम किसे कहते हैं, 4 बेसिक इंटरनेशनल ऑप्शंस क्या क्या होता है। बेसिकली हम इसको कहते हैं टेंशंस। टेंशंस का मतलब रिलेशंस के लिहाज से हम बात करते हैं कि आपको रिलेशन समझने की जरूरत है कि आपका इंटरनेशनल ग्लोबल इंटीग्रेशन का क्या प्रेशर होगा आपके ऊपर, नेशनल रिस्पॉन्सिवनेस का क्या प्रेशर होगा आपके ऊपर, और 4 बेसिक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी ऑप्शंस क्या है। इसके बाद विल आइडेंटिफाई द बेसिक स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर बेसिक स्टेप्स क्या है, हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर हम डिस्क्राइब करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली हम नेशनल या एमएनसी के बारे में अगर बात करें, तो वो इसको किसी भी स्ट्रेटेजी प्लान को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। और लास्ट में हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटेजीज जो कि आपकी इमर्जिंग मार्केट में या न्यू वेंचर मार्केट्स के अंदर इवॉल्व हो रही हैं, यानी इनकॉर्पोरेट हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रही है। देखो बेटा, एक चीज आप सब लोगों को समझने की बहुत शदीद जरूरत है, और वो ये है कि आपके पास जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास प्रोसेसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट हो रहे होते हैं। इस तरीके से अगर मैं आप लोगों के लिहाज से बात करूं, तो अगर आप अपने 5, 6, 7 की लर्निंग कर्व को या लर्निंग मेथोडोलॉजी को अगर लो और आज की लर्निंग मेथोडोलॉजी को लो, तो दोनों लर्निंग मेथोडोलॉजीज में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क किस तरीके से है कि पहले आप लोग ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से लर्न करते थे, या स्कूल में हम, अगर आप इसको स्पेसिफिक होकर बात करें, तो हम ये कहते हैं कि स्कूल में हमारा जो लर्निंग टेक्नोलॉजी, स्कूल में हमारी जो लर्निंग मेथोडोलॉजी है वो काफी ट्रेडिशनल है। फिर उसके बाद जब हम कॉलेज की बात करें तो उससे ज्यादा एडवांस है, यूनिवर्सिटी की बात करें तो उससे ज्यादा एडवांस है। मिसाल के तौर पर एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, आपने कभी स्कूल के अंदर बायोमेट्रिक नहीं किया अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए, बट आज जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो तो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। फिर इसके साथ एक और एलिमेंट जो अभी कोरोना का एलिमेंट चल रहा है, अगर हम उसके लिहाज से बात करें, तो आप लोगों ने कभी पूरी जिंदगी के अंदर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली होंगी। ऑनलाइन क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, ठीक है। आज आपकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी, पूरा के पूरा लर्निंग पैराडाइम, पूरा के पूरी आपके जितने भी वैल्यूएशन है सब चेंज हो चुकी हैं। और अब आप ना सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे होते हो, बल्कि बहुत सारी इंस्टीट्यूट में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो आपके पेपर भी ऑनलाइन हो रहे होते हैं और आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन डिस्कस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा होता है क्योंकि आपके वेंचर्स किस तरीके से चल रहे हैं, आपकी न्यू एक्सप्लोरेशन किस तरीके से चल रही है। इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी एक यूनिट ने या किसी एक इंडस्ट्री ने कोई नई मेथोडोलॉजी, कोई नया ट्रेंड इनकॉर्पोरेट किया है या कोई नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया है, और वो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में इनकॉर्पोरेट होता चला जा रहा है, तो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, you also need to review, you also need to plan this thing कि जी आप उसको कब लेने के काबिल होंगे, या आप उसको कब अपने लिए फॉर्मुलेट करने के काबिल होंगे। ना सिर्फ फॉर्मुलेट करने के लिए कब काबिल होंगे, बल्कि उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारा के सारा मैकेनिज्म, ये सारी के सारी फिलोसफी, ये सारी की सारी वर्किंग आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ रही होती है। ओके जी, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के सबसे पहले जो हम डिफाइन करते हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या। ये हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन की थी, हम आज इसको दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं, आज को दोबारा से एक दफा रिव्यू करके देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम कहते हैं उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिटर्मिन करती है सबसे पहले अपना मिशन, विजन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट कर रही होती है प्लान ऑफ एक्शन, ताकि वो अपने विजन को परस्यू कर सके और अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सके। मींस हम में से हर एक, लाइक आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर हो, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, तो हमारे हर एक के अंदर कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम मिशन बनाते हैं, मिशन को करने के लिए, यानी मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए हम एक्शन प्लान्स बनाते हैं। तो इन शॉर्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में हम सबसे पहले विजन को, अपने मिशन को डिफाइन करते हैं, गोल्स को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्शंस लेते हैं, लॉन्ग टर्म एक्शंस हम अपने जो है वो लेना स्टार्ट करते हैं। कौन से एक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं जो कि रिजल्ट करते हैं हमारे इम्प्लीमेंटेशन में उन एक्शंस के या उस प्लान के जो कि हमने बनाया हुआ है, फॉर परस्यूइंग या अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या डिजायर्ड रिजल्ट जो कि हमें जरूरत है, जिसके लिए हमने पूरा की पूरा प्लान आउट किया था। Growing needs for success, strategic management
related to increasingly diversified operation in continuously changing international environment. यहाँ पे स्पेसिफिक इतना ज्यादा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का जिक्र करने की वजह ये है कि आपके पास अब आपकी पूरी दुनिया के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है या पूरी दुनिया के अंदर जो मेथडोलॉजीज हैं या प्रोसेसेस हैं काम करने के, वो तमाम के तमाम साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ रिलेट हो चुके हैं। रिलेट होने का मतलब ये है कि कंपनी का मिसाल के तौर पे अब आपकी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ग्लोबल विलेज का मतलब बेटा ये गैलेक्सी JF प्राइम कौन है? नाम बताओ बेटा अपना। गैलेक्सी J5 प्राइम। बेटा प्लीज मुझे नाम बता देना ताकि मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर सकूं। ओके, अब हमने बात अभी हम ये कर रहे थे कि हमारे पास इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के ऊपर इतना ज्यादा जो एम्फेसाइज है या इतना ज्यादा बार बार उसको रिपीट करने वाली बात वो इसलिए है क्योंकि अब आपकी पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का या ग्लोबल मर्जिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ग्लोबल मर्जिंग के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अब पूरी दुनिया के अंदर आपके पास तमाम के तमाम फंक्शंस, तमाम के तमाम एरियाज एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो गए। सिंक्रोनाइज किस तरीके से हो गए? मतलब एक कंपनी है, उस कंपनी का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क के अंदर है, उस कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट चाइना के अंदर है, उस कंपनी का मार्केटिंग यूनिट मलेशिया के अंदर है, उस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन साउथ अफ्रीका के अंदर है, उस कंपनी के जो रिटेलर्स बैठे हुए वो पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पे बैठे हुए, उस कंपनी का जो आपका IT चैनल है वो सिंगापुर के अंदर है। तो ये सारी की सारी चीजें अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि आपके पास कंपनी एक ही है लेकिन उस एक कंपनी के तमाम फंक्शंस डिफरेंट जगहों के ऊपर पार्क हुए हैं। जब फंक्शंस डिफरेंट जगहों पे पार्क हुए में हैं, फंक्शंस डिफरेंट जगह के ऊपर पार्क हुए में हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस पर्टिकुलर लॉ ऑफ लैंड को भी फॉलो करना है। लॉ ऑफ लैंड का मतलब ये है कि अगर आप जापान के अंदर अपने लोग पार्क किए हुए हैं तो जापान का रूल आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। सिंगापुर के अंदर सिंगापुर के लॉ के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अमेरिका में अमेरिका के लॉ के हिसाब से, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के लॉ के हिसाब से। और अगर आप हर एक के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर अलग-अलग लॉ से फॉलो करेंगे तो आपके लिए शायद चीजों को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है या जो आपके स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, स्ट्रेटेजिक जो आपके रूल्स हैं, वो ये बात कहते हैं कि आपके चूंकि आपने तमाम के तमाम फंक्शंस को, चूंकि आपने तमाम के तमाम स्ट्रक्चर को ग्लोबली स्प्रेड कर दिया है तो आपके ऑपरेशंस में भी डाइवर्सिटी आ गई है। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपके पास आती चली जाएगी उस डाइवर्सिटी को आपको केटर करना है। अब उस डाइवर्सिटी को कैसे केटर करना है, किस तरीके से आप उस डाइवर्सिटी को रिजॉल्व कर सकते हो? बाय सिंपली थ्रू स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट या सिंपली थ्रू क्रिएटिंग अ स्ट्रेटेजी जो कि न सिर्फ आपके होम या पेरेंट इंडस्ट्री को जो है वो प्रॉपर्ली सपोर्ट करे या प्रॉपर्ली एक्सेप्ट करे, बल्कि पेरेंट इंडस्ट्री के साथ आपकी जो भी ऑफ साइट इंडस्ट्री, ऑफ साइट यूनिट्स हैं उसको भी सपोर्ट करे और इस तरीके से सपोर्ट करे कि आपका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन या मेन गोल है या मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो, वो कंप्लाई हो और वो जो आपके जितने भी यूनिट्स हैं वो तमाम के तमाम उसी गोल या उसी ऑब्जेक्टिव की तरफ फॉलो करें। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिहाज से बात करें तो 70% of 56 US MNC subsidiary has been comprehensive 5 to 10 years plan according to one study. Evidence for effectiveness of planning is mixed. Strategic planning does not always result in high profitability. Yes, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो उन्होंने एक जनरल, मैंने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया। मैंने ये कहा कि जी 56 MNCs जो USA के अंदर हैं उसके अंदर में से 70% जो है वो हैं जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव 5 से 10 साल का अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 56 कंपनीज हैं उन्होंने 5 से 10 साल का प्लान बनाया हुआ है लेकिन स्टडी एक ही है। मतलब एक स्टडी के लिहाज से या एक रिसर्च को उन्होंने लिया और उस रिसर्च को इम्प्लीमेंट करके अराउंड 56 कंपनीज ने 5 से 10 साल के प्लान बनाए। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखने की वजह यह है कि 5 से 10 साल के प्लान जरूर बनाए
लेकिन सारी कंपनीज के प्लान एक जैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी ने एक ही प्लान बनाया, हर कंपनी ने मुख्तलिफ प्लान बनाया, लेकिन स्टडी एक ही है, रिसर्च एक ही है, सोर्स एक ही है। तो बताने का मकसद ये है कि 56 यूएस कंपनीज ने 5 से 10 साल के 70% अपने प्लान बनाए हुए और एक ही स्टडी के उससे बनाए हुए। ये फायदा होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, यानी कि स्ट्रेटेजिकली आप प्लान करते हो तो आप एक ही स्टडी से मल्टीपल बेनिफिट्स या मल्टीपल प्लान क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इफेक्टिव जो आपकी प्लानिंग है या जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है या जो आपका जिसको भी आप प्लानिंग के से कर रहे हो तो उसके बारे में एक चीज आपको समझने की शदीद जरूरत है और वो ये है कि आपके जो प्लानिंग की इफेक्टिवनेस है वो मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड होने का मतलब ये है कि वो उसके रिजल्ट्स या उसकी इफेक्टिवनेस मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर या मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर आ रही होती है। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज को स्ट्रेटेजिकली प्लान किया या एक आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डेवलप की और उस प्लानिंग का पर्पस था कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को के अटेंडेंस को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो आपका डेली इन और आउट का जो मैकेनिज्म है उसको इफेक्टिव कर सके। ठीक है, बट जब आपने उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया तो बजाय अटेंडेंस मेंटेन होने के, यानी अटेंडेंस आपकी रेगुलराइज होने के या अटेंडेंस लोगों के पंक्चुअल होने के बजाय लोगों ने ज्यादा टाइम ऑर्गेनाइजेशन में देना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक इफेक्टिवनेस में ही काउंट होगा। इफेक्टिवनेस में क्यों काउंट होगा? क्योंकि आप डील कर रहे थे, आपका प्लान था पंक्चुअलिटी के लिहाज से। पंक्चुअलिटी का मतलब ये था कि लोग 5 बजे हैं और सुबह 9 बजे हैं और शाम 5 बजे चले जाए। लेकिन आपके उस पर्टिकुलर प्लान को इम्प्लीमेंट करने का रिजल्ट क्या हुआ कि लोग 9 बजे की जगह पे 8:30 बजे आने लगे, शाम को 5:30 बजे जाने लगे। मीन्स आपकी जो वर्किंग कॉन्टेक्स्ट था या आपका जो वर्किंग टाइमिंग था उसमें एक और ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ठीक है, दूसरी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कंट्रीब्यूशन था या आपने स्ट्रेटेजिक प्लान ये सोच के किया था कि जी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी 25% बढ़ाऊंगा। मतलब मिसाल के तौर पे 100 रुपए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है तो मैं उसको 125 रुपए पे ले जाऊंगा। ठीक है, बट जब आपने प्लान को इम्प्लीमेंट किया तो प्लान इम्प्लीमेंट करने से आपका रिजल्ट ये हुआ कि 25% तो नहीं बढ़ी लेकिन 20% बढ़ गई। आप सब, लेकिन जो वो 20% बढ़ी तो बढ़ी, उसके साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज का जो टर्नओवर था, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने वाले लोगों का रेशियो था वो कम हो गया और वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया, यानी कि लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ठहरने लगे या रुकने लगे। तो इन शॉर्ट इसके बताने का मकसद ये है कि जो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है या जब आपकी कोई भी किसी भी प्लानिंग के लिहाज से हम बात कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ क्वांटिफाइबल नहीं होती है, उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ पैसा नहीं होती, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती कि जी प्रॉफिट ही इंक्रीज कराना है, बल्कि उसके बहुत सारे दूसरे एलिमेंट या बहुत सारे दूसरे ऑफशोर्स भी होते हैं, बहुत सारे दूसरे नोड्स भी होते हैं और उन नोड्स को समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अल्टीमेटली वो नोड भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी मेथोडोलॉजी के थ्रू बेनिफिशियल होते हैं। ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। हमने पहले भी बहुत डिटेल में इन सब चीजों को पढ़ा हुआ है, बट स्टिल एक मैंने कहा था कि हम आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे क्योंकि प्लानिंग को समझने के लिए हमें पीछे की चीजों का भी अंडरस्टैंडिंग होना है, पीछे की चीजों का भी रिवाइज होना बहुत जरूरी है। तो ये आपके पास कुछ बेनिफिट्स हैं, जस्ट रिव्यू पढ़े आप एक दफा, फिर उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे इसको जनरली डिस्कस करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ओके, अब हम इसको एक एक करके इंडिविजुअली जो है वो देखते हुए चलते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम जो है वो उसको आगे की तरफ मूव करवा सकें। सबसे पहली चीज है स्टैब्लिश अ मिशन। स्टैब्लिश अ मिशन से मुराद ये है कि अगर आप पूछे तो कि आपकी कंपनी के अंदर बल्कि
इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग फॉर थिंग्स, ये कुछ एरियाज हैं या ये कुछ डेफिनेशन है जो कि हमने जो है वो डिस्कस करके लिखी थी. यू कैन रिव्यू दीज थिंग और फिर उसके बाद हम, और आप इसको एक दफा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं. लाइक स्टैब्लिशमेंट और मिशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मैं ये बताना है कि मैं ये डिसाइड करूंगा बिजनेस के अंदर या बिजनेसेस में कि कंपनी जो है वो क्या किस तरह की फंडामेंटल चीजों को जो है वो इंगेज करेगी और किस तरीके से अपने बिजनेस को लेके चलेगी. कंपनी का मिशन जो है वो मोस्टली, अच्छा ओके, कंपनी का जो मिशन होता है वो मोस्टली जो है टाइमलेस होता है, मतलब टाइम बाउंड नहीं होता, तो इसीलिए उसको चेंज नहीं होना चाहिए हर साल, बल्कि जब तक एक स्ट्रैटेजी और एक मिशन के कंप्लीट डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक हमें उसे इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, तब तक हम उसे रिटेन करना चाहिए. उसके बाद फॉर्मुलेट फिलोसफी के लिहाज से बात करें तो आपको एटीट्यूड्स की बात होती है, बिलीव्स की बात होती है, वैल्यूज की बात होती है, अनरिटन गाइडलाइंस की बात होती है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजों को एड अप इंक्लूड ये एक्सक्लूड कर रहे होते हैं. ये 2 मिनट सारी की सारी चीजें आप पढ़ लें, फिर उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे चलते हैं और आगे चल के आगे की चीजें देखते हैं. ओके, बल्कि इस पे बन लेके चलते हैं. फॉर्मुलेट फिलोसफी के लिहाज से बात करते हैं तो हमने अभी बात की बिलीव्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, एटीट्यूड्स के ऊपर, अनरिटन गाइडलाइंस के ऊपर, जो चीज हम जो है अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर जो है जिस तरीके से काम को कर रहे होते हैं, अगर कंपनीज के लिहाज से अगर बात करें तो आपकी फिलोसफी के लिहाज से बात हो रही होती है. इसके बाद आप आगे आते हैं तो स्टैब्लिश पॉलिसीज के लिहाज से बात होती है. पॉलिसी बेसिकली आपका एसओपी होता है, एक्शन गाइडेंस प्लान होता है, जो कि आपका ये बताता है कि जी कौन सा एक्शन आप जो है किस वक्त किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इररिस्पेक्टिव उसके ऊपर ह्यूमन डिपेंडेंसी जो है वो कम से कम हो जाती है. लाइक उसके ऊपर डिपेंडेंसी ये नहीं रहती कि जी उमैर आएंगे तो ये काम होगा, उमैर, जीशान, माहीन, वहीद, वलीद, रिमशा, ये कोई भी नहीं होता. पॉलिसीज बनी हुई होती है तो कोई भी आ जाए, हम सबकी जगह पे कोई भी बंदा आ जाए और कोई भी आके जो है उस चीजों को जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं. सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो है वो नैरो स्कोप ऑफ मिशन को कहते हैं, जो कि बेसिकली आपके ऑपरेशन स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करके उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल साबित होता है. डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटजी, यस, आपके कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, प्लान, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव होगा, वो सारी की सारी चीज आपकी स्ट्रेटजी के अंदर डेवलप हो रही होती है. प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो आपका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, जो आपका स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उसके थ्रू आप जो है वो चीजों को प्लान करते हो और उसके लिहाज से अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करते हो, सो दैट आपका जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है उसको आप अचीव कर सको. प्रोवाइड पर्सनल रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसके अंदर आ रही होती है. एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स, एसओपीज हम डिफाइन करते हैं कि जी क्या प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. फैसिलिटी यानी कि मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आप कि जी किस तरह की रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि जी किस तरह की रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं. प्रोवाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा जिसे हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं. स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसमें डिजायर्ड और एक्चुअल के दरमियान का डिफरेंस आप डिटरमिन करते हैं कि जी क्या आपका डिजायर्ड है और क्या एक्चुअल आप हैं. उसके बाद स्टैब्लिश करते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑपरेशनल प्लान्स को, जिसमें आप बताते हैं कि जी क्या क्या प्लान्स होंगे और किस तरीके से प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करेगा. इंफॉर्मेशन कंट्रोल, कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है. यू अश्योर कि जी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, जो पॉलिसी, जो प्रोसीजर है, जो प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं, वो सारे के सारे अलाइन हो, वो तमाम के तमाम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस सिनर्जी हो, वो तमाम के तमाम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एरियाज हो, और फिर उसके बाद वो जो है उसको आगे आप जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हो. ओके, इसके बाद आपके पास एक्टिवेट पीपल है. एक्टिवेट पीपल का मतलब यू मोटिवेट पीपल सो दैट दे मे बी एबल टू acquire their desired result, या they may be able to perform the desired strategies, जो भी आपकी वर्किंग है
वो तमाम की तमाम कर लें ताकि आप उसको जो उसका डिजायर्ड रिजल्ट है उसको आप अचीव कर सकें। ठीक है, ये वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपके पास यहाँ पे मेंशन हुई है, बट हमने इसको डिटेल में भी आगे डिस्कस कर लिया कि व्हाट एक्चुअली मींस। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेटजी के ऊपर। तो टाइप ऑफ स्ट्रेटजी में पहली चीज तो हम ये डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है गाइडिंग रिसोर्सेज एलोकेशन है टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करें उसको अचीव करने के लिए जो भी हम प्लान करेंगे दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का जो वर्ड है उसका मतलब फोकस होता है बेसिकली कि आपकी किसी भी स्ट्रेटेजी का इंटेंट या फोकस क्या है। तो फोकस ऑर्गेनाइजेशन एनर्जीज on achieving comprehensive और compelling goals कि आपका फोकस जो है वो टोटल किसके ऊपर होता है, तो आपका टोटल फोकस होता है उन एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन एनर्जीज के ऊपर जिन एनर्जीज के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज, ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत सारी जगह पे सुना। कंपैटिटिव एज भी हम इसको कहते हैं, कंपैटिटिव एडवांटेज भी कहते हैं, दोनों वर्ड्स के साथ हम इसको जो है वो यूज कर रहे होते हैं। बट इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग इन सक्सेसफुल वे दैट आर डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट। सिंपल, आप जो आपका इंटरनल एक स्ट्रेंथ है उसको हम कंपैटिटिव एडवांटेज कहते हैं, और स्पेसिफिकली उस स्ट्रेंथ को, जिस स्ट्रेंथ को बाकी तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉपी करना या बाकी तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए मनूवर करना जिसको मुश्किल हो, वो चीज आपके पास जो है वो कंपैटिटिव एडवांटेज कहलाती है। इसके बाद आपके पास आगे आ जाए और आगे आगे हम बात करें तो हमारे 3 लेवल की स्ट्रेटेजीज होती है, हमने पहले भी पढ़ा था। एक आपके पास कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होती है, एक आपके पास बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, एक आपके पास फंक्शनल स्ट्रेटेजी होती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो है वो आपके पास क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पूरी की पूरी एंटरप्राइज, पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है उस पूरी के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को जो है वो डिफाइन कर रही होती है। बिजनेस स्ट्रेटेजी आपकी जो बिजनेस यूनिट और बिजनेस डिविजन है जो बेस एक्चुअल आपका प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल जहां पे सेल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है उसकी स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर रहा होता है कि किस तरीके से वो कोशिश करेंगे, किस तरीके से वो फोकस रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आप एक्वायर कर सकें। उसके बाद फंक्शनल स्ट्रेटेजी के लिहाज से बात करें तो किसी एक प्रॉपर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की जो स्ट्रेटेजी होगी, लाइक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, फाइनेंस की स्ट्रेटेजी, एचआर की स्ट्रेटेजी, ये फंक्शनल स्ट्रेटेजी है। अच्छा, एक मिनट, somebody has a सवाल। अब्दुल हमीद जी, अब्दुल हमीद क्या करूं मैं आपका बेटा? आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। ओके, तो ये आपके पास जो है वो फंक्शनल स्ट्रेटेजी के अंदर पार्ट होता है। हम इसको जनरली देख लेते हैं कि किस तरीके से लेके चलते हैं। तो हम इसको ये कह लेते हैं, लाइक अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बात करूं तो मिसाल के तौर पे हबीबा एंड लिमिटेड की अगर मैं लिहाज करूं या प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिहाज से बात करूं तो पूरे जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की पॉलिसी होगी या पूरे प्रॉक्टर एंड गैम्बल की जो स्ट्रेटेजी होगी वो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर फॉल करेगी। फिर उस पॉलिसी और स्ट्रेटेजी से ड्राइव आप कर रहे हो तो लाइक सपोज एरियल की जो स्ट्रेटेजी होगी, एरियल बनाने की जो स्ट्रेटेजी होगी, एरियल बेचने की जो स्ट्रेटेजी होगी वो बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर आएगी। फिर एरियल के जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको प्रोड्यूस करने की जो स्ट्रेटेजी होगी वो उसकी फंक्शनल स्ट्रेटेजी के अंदर आएगी। तो बेसिकली आपके 3 कोर स्ट्रेटेजिक एरियाज होते हैं जो कि आपके डील किए जाते हैं। ओके, चूंकि 2 मिनट रह गए हैं, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। आप सब लोगों की अटेंडेंस मार्क करने के बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा और एंड करने के बाद मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा। तो आप सारे के सारे लोग प्लीज जल्दी से उसको ज्वाइन कर लेना ताकि हम नेक्स्ट सेशन को यहीं से आगे जो है वो रिज्यूम कर सकें। अटेंडेंस में सबकी मार्क कर रहा हूँ, मुझे काइंडली सबके नाम जो है वो कंफर्म कर दो ताकि मैं उसके साथ जो है वो यूज कर सकूं। ओके, सबसे पहले है अब्दुल वलीद। ओके, अब्दुल वलीद हो गया। फिर बीबी निदा है, अब्दुल वलीद ठीक है, बीबी निदा ठीक है, फरीहा खान। फरीहा बेटा आज आपकी पहली क्लास है क्या? ठीक है, फरीहा खान। फरीहा खान के बाद हैं फिलिक्स, फिलिक्स 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 बाजल। फिलिक्स बाजल के बाद हैं हफ्सा। हफ्सा बेटा आपकी भी आज के पहली या दूसरी क्लास है, इससे पहले आपने भी क्लासेस नहीं ली हुई है। हफ्सा के बाद इमरान इलियास है, इमरान
इलियास के बाद जब्बार अली खान है, जब्बार अली खान के बाद काशिफ अब्दुल्लानी है, काशिफ अब्दुल्लानी के बाद खुर्रम मुजाहिद, खुर्रम मुजाहिद के बाद कोमल रशीद, यहाँ पर है हो जा रही है को नहीं शीत के बाद मामा तिल्ले तिल्ले माहीन है, मिनाल खत्री है, मिनाल खत्री के बाद मुस्कान मंसूरी, मुस्कान मंसूरी के बाद निदा सत्तार, निदा सत्तार के बाद विजय कुमार, बेटा ये XT कौन है? XT1254, अपना नाम प्लीज कोई इसको हेल्प आउट करो और इससे पूछो कि इसका नाम क्या है। शोबिया लतीफ, बेटा प्लीज काइंडली मुस्कान इनको गाइड करो कि नेक्स्ट टाइम ये अपना नाम जो है वो रखें, अपने फोन का नाम जो है वो प्लीज चेंज कर लें ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इस तरीके से चीजों को चेंज करना या इस तरीके से चीजों को लेके मनूवर करना। प्लीज आप इनको गाइड कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए इनके लिए भी आसानी हो जाए और थोड़ी सी मेरे लिए भी आसानी हो जाए ताकि हम चीजों को जो है वो साथ लेके चल सकें। ओके जी, अटेंडेंस आप सब लोगों की मार्क हो गई है। सेशन में क्लोज कर रहा हूं और मैं 5 मिनट के बाद दूसरा सेशन